हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में अभी तक हम लोगों ने हीट और टेम्परेचर को स्टडी किया था। टेम्परेचर स्केल स्टडी किए, उसके बाद स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, इसको स्टडी किया था। आज हम लोग उसी सीक्वेंस में हीट ट्रांसफ़र को स्टडी करेंगे। तो हीट ट्रांसफ़र में सबसे पहले हम देखेंगे, ये कुछ सिलेबस का हमारे पार्ट है, इसी को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट, हीट का ट्रांसमिशन। तो हीट का ट्रांसमिशन तीन तरह से होता है। नंबर वन, कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन विच हीट फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू दैट ऑफ लोअर टेम्परेचर by means of particles of the medium such that the particles of the medium do not leave their place। यहाँ पर क्या है कि दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाया जाता है और इसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है, और इस हीट के ट्रांसफ़र के दौरान जो आपके जो हाई पार्टिकल्स होते हैं, जो अपने अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो सिर्फ हीट की एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि पार्टिकल्स का ट्रांसफ़र नहीं होता। ओनली एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते। तो ऐसे प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट को हम कंडक्शन कहते हैं, जिसमें हीट दो बॉडीज के कांटेक्ट में आने पर ट्रांसफ़र होती है, लेकिन किसी भी प्रकार के कोई पार्टिकल्स ट्रांसफ़र नहीं होते। दैट्स व्हाई इट हैज सेड हियर दैट कंडक्शन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन विच हीट फ्लोज from region of higher temperature to lower temperature by means of particles of the medium such that the particles of the medium do not leave their place। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफ़र होगी, लेकिन पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं होते। इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं, और इसके लिए दो बॉडीज़ का आपस में कांटेक्ट में होना ज़रूरी है, और उसमें एक बॉडी का टेम्परेचर दूसरी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हीट ट्रांसफ़र होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की ओर, टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम इक्वल। नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है उसको देखते हैं। कन्वेक्शन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन विच heat flows from region of higher temperature to that of lower temperature by means of particle of the medium such that the particles of the medium leave their places। यानी कन्वेक्शन में जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ पर पार्टिकल्स भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर मूव करते हैं, और इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट को कन्वेक्शन कहते हैं, और ये आपके लिक्विड में और गैसेस में होता है। जब किसी वेसल में लिक्विड फिल होता है और आप उसको हीट करते हैं, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो हीट को लेकर के हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करते हैं, और जब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करते हैं तो उनके स्पेस पे दूसरे पार्टिकल्स आ जाते हैं, और वो पार्टिकल्स भी हीट को लेकर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करते हैं। और ये प्रोसेस तब तक रहता है जब तक कि आपकी सारे पार्टिकल्स एक सेम टेम्परेचर पर ना आ जाएं। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है आपका, ये कन्वेक्शन कहलाता है। इसमें पार्टिकल्स हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर कंटिन्यूअस फ्लो करते रहते हैं, और ऐसा गैसेस में भी होता है और ऐसा वाटर में या लिक्विड में भी होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन प्रोसेस क्या है? द मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड रेडिएशन। यानी रेडिएशन में हीट के ट्रांसफर होने के लिए किसी पार्टिकल या मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है, जिसको हम लोग इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं, और इससे हीट ट्रांसफ़र होती है, और यहाँ पर हमको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका एग्जांपल है कि हीट कम्स टू द अर्थ फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन।
सन और अर्थ के बीच में कोई स्पेस में आपका कोई मीडियम नहीं है, लेकिन जिस तरह से लाइट सन से हमारे तक पहुंचती है उसी तरह से इंफ्रारेड रेस के द्वारा हीट भी सन से अर्थ तक पहुंचती है। इवन दो वी कैन नो विदाउट टचिंग एनी हॉट बॉडी दैट बॉडी इज हॉट बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड कमिंग आउट फ्रॉम द हॉटर बॉडी। सो इस तरह से किसी भी फायर प्लेस पर भी जो हम हीट को फील करते हैं वो रेडिएशन की वजह से एज वेल एज कन्वेक्शन की वजह से फील करते हैं। तो रेडिएशन इज द प्रोसेस इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो दैट वन इज नोन एज रेडिएशन। तो ये हमने यहाँ पर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को स्टडी किया। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, कंडक्शन में पार्टिकल हीट को ट्रांसफर करते हैं बट पार्टिकल इटसेल्फ डज नॉट मूव, पार्टिकल खुद मूव नहीं करते। इन कन्वेक्शन में पार्टिकल्स हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर इटसेल्फ ट्रांसफर करते हैं, इससे डेंसिटी का वेरिएशन हो जाता है। जो हायर टेम्परेचर्स होते हैं वहाँ पर डेंसिटी लो हो जाती है, जहाँ पर लोअर टेम्परेचर पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पर डेंसिटी हाई हो जाती है। इस तरह से आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होते रहते हैं और हीट का ट्रांसफर होता रहता है। वाइल इन केस ऑफ रेडिएशन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टिकल, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। यहाँ पर वेव्स के फॉर्म में आपकी हीट ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेडिएशन। सो ये आपका 3 डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ हीट इन ए मेटेलिक रॉड। किसी मेटेलिक रॉड में कंडक्शन ऑफ हीट कैसे होता है? जैसे यहाँ पर एक ये रॉड दी गई है, इस रॉड के 2 एंड्स हैं, एक ए और एक बी। सपोज ए एंड पर हम हीट इज गिवन टू एट एंड ए, तो जब ए एंड को हीट देंगे तो जो ए एंड होगा वो हॉट हो जाएगा। इसने एनर्जी एब्जॉर्व करी जो आपने दी, सपोज क्यू एनर्जी आपने गिवन की, तो जो आपका ए एंड है उसने एनर्जी Q1 एब्जॉर्व करी। तो जब एनर्जी Q1 एब्जॉर्व करेंगे तो इसका कुछ पार्ट वो आगे ट्रांसमिट कर देगा, कुछ पार्ट वो कन्वेक्शन और रेडिएशन से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, कुछ पार्ट वो एब्जॉर्व कर लेगा। तो इट मीन्स जो टोटल हीट आपने Q दी है उस Q हीट का एक पार्ट Q1 आपके इस रॉड के क्रॉस सेक्शनल सरफेस ने एब्जॉर्व कर लिया, Q2 पार्ट को आगे सेंड कर दिया और Q3 पार्ट आपका सराउंडिंग में इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन और कन्वेक्शन के ट्रांसमिट हो गया। तो इस तरह से जो टोटल हीट आप Q देते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। Q1 इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, द क्रॉस सेक्शनल सरफेस, Q3 इज रेडिएटेड और कन्वेक्टेड टू एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग, एंड Q2 इज ट्रांसफर टू द अनदर सरफेस। तो इस सरफेस को Q1 मिली और अगले सरफेस को जो एनर्जी मिली Q2 मिली। तो इस तरह से आपका जो रॉड है या मेटेलिक रॉड है उसमें हीट ट्रांसफर होती है। और जब हीट ट्रांसफर होती है तो ये जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस हैं आपके बीच के, इनको हीट मिलती रहती है। तो सबसे पहले सपोज इस पार्ट को हीट मिली, इसको थोड़ा हम रब करके दोबारा से देख लेते हैं। तो ये जो आपका पहला क्रॉस सेक्शनल सरफेस है, इसी तरह से और क्रॉस सेक्शनल सरफेस होंगे, फिर उसके बाद क्रॉस सेक्शनल सरफेस होंगे। इस तरह से यहाँ पर मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल सरफेस हैं जो पहले वाले क्रॉस सेक्शनल सरफेस से गिवन हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ पार्ट रेडिएट करते हैं, कुछ पार्ट आगे ट्रांसमिट करते हैं। फिर नेक्स्ट सरफेस कुछ पार्ट रेडिएट करता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करता है, कुछ पार्ट आगे ट्रांसमिट करता है। इस तरह से हर क्रॉस सेक्शनल सरफेस पिछले क्रॉस सेक्शनल सरफेस से ऑब्टेन्ड हीट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ पार्ट को रेडिएट करेगा और कुछ पार्ट को ट्रांसमिट करेगा अपने जस्ट नेक्स्ट टू क्रॉस सेक्शन सरफेस में। तो जब ये प्रोसेस होता है तो जो सबसे फर्स्ट सरफेस होता है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और सबसे लास्ट वाला जो सरफेस होता है उसका टेम्परेचर सबसे कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हीट ट्रांसफ़र होती है हीट रेडिएशन की वजह से ट्रांसफ़र होने वाली हीट कम हो जाती है और फिर उस ट्रांसफ़र होने वाली हीट में से कुछ पोर्शन फिर से रेडिएट होता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है और कुछ पार्ट फिर से ट्रांसमिट हो जाता है। इस तरह से as you go along in the direction of heat transfer,
जो टेम्परेचर होता है वो कंटिन्यूस डिफरेंट सरफेस का अलग अलग होता है, और एज यू गो फॉरवर्ड अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसमिशन, जो क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं उनका टेम्परेचर आगे की ओर कम होता जाता है। सबसे फर्स्ट सरफेस होगा वो सबसे ज़्यादा हॉटर होगा, और सबसे लास्ट सरफेस होगा वो सबसे कम हॉटर या कोल्ड होगा। तो इस तरह से हीट का ट्रांसफ़र होता है, और हर सरफेस का टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग वेरिएबल स्टेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हर सरफेस का इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर सम टाइम ये जो प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी कांस्टेंट का मतलब हर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो जब सरफेस का टेम्परेचर, सारे सरफेस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, उस टाइम पर जो पोजीशन है हमारे बॉडी की उसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब सपोज ए एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया, इसके बाद वाले सरफेस का टेम्परेचर 80 हो गया, इसके बाद वाले का 70 हो गया, इसके बाद वाले का 60 हो गया, लास्ट वाले का 50 हो गया, से फॉर एग्जांपल। अब ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर मिली, अब इस सरफेस ने कुछ अमाउंट हीट रेडिएट कर दी और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट इसको ट्रांसफ़र कर दी, और खुद कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं की। इसी तरह से सेकेंड सरफेस ने जो अमाउंट ऑफ हीट मिली उससे कुछ पोर्शन इसने रेडिएट कर दिया और रिमेनिंग पोर्शन आगे को ट्रांसमिट कर दिया, खुद कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया। और यही प्रोसेस चलता रहता है। उस समय किसी भी क्रॉस सेक्शनल सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज नहीं होता है। जितना टेम्परेचर पहले हो जाता है एक बार, वही स्टेशनरी रहता है, वही कांस्टेंट रहता है। तो इस कंडीशन को हम लोग स्टेडी स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी बॉडी को जो हम हीट करते हैं तो वहाँ दो स्टेट रहती हैं, एक वेरिएबल स्टेट होती है, एक वेरिएबल स्टेट हो गई और एक स्टेडी स्टेट हो गई। वेरिएबल स्टेट स्टार्टिंग स्टेट होती है, जब आप हीट देना शुरू करते हो तो जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है सोर्स के वो सबसे हॉटर होता है, और हीट आगे ट्रांसफ़र होती रहती है, कुछ हीट रेडिएट होती रहती है, कुछ हीट आगे ट्रांसमिट होती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है। इस तरह से every cross-sectional surface temperature is going to increase, but after some time every surface temperature remains constant. That state is called steady state and initial state is called variable state. Steady state के लिए एक बात और कहते हैं कि सपोज कोई आपका कंडक्टिंग रॉड है और ये स्टेडी स्टेट में है, तो स्टेडी स्टेट का मतलब हो गया इसके जितने भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हैं वो कोई भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स वाट एवर हीट यू आर गिवन हेयर, इफ वी नेग्लेक्ट द हीट इन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जो कन्वेक्शन एंड रेडिएशन में हीट इमिट हो रही है उसको यदि हम नेग्लेक्ट कर लें तो वाट एवर अमाउंट ऑफ हीट यू आर गिविंग एट वन एंड विल बी इमिटिंग आउट फ्रॉम द अदर एंड। तो जितनी हीट आप एक एंड पर देंगे उतनी हीट दूसरे एंड पर इमिट आउट हो जाएगी, क्योंकि आपके किसी भी सरफेस ने कोई भी एनर्जी, कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करी है, क्योंकि वो स्टेडी स्टेट में है। ठीक है, तो ये आपके दो स्टेट हो गए, स्टेडी स्टेट और वेरिएबल स्टेट ऑफ ए कंडक्टिंग रॉड व्हाइल इट इज ऑन हीट। इसको हम रब कर दें, इसको रब कर देते हैं। यस, नेक्स्ट क्या है इसको देखते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने आपको स्टेडी स्टेट और वेरिएबल स्टेट बता दिया है। नेक्स्ट आता है आइसोथर्मल सरफेस एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। आइसोथर्मल सरफेस का मतलब ये हो गया कि इन स्टेडी स्टेट द सरफेस इनसाइड ए कंडक्टर ऑन विच ईच पॉइंट इज एट सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल सरफेस। जैसे सपोज ये रॉड हमने ली, तो इस रॉड में ये जो सरफेस है, ये सरफेस हीट फ्लो के परपेंडिकुलर है, तो इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका टेम्परेचर सेम होगा। तो दिस पर्टिकुलर सरफेस इज नोन एज आइसोथर्मल सरफेस। ऐसे ये जो सरफेस आई इनसाइड द कंडक्टर, इसका भी जो टेम्परेचर है थीटा, इट मींस ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस इज आर एट temperature theta. So this surface is also known as isothermal surface. Then ये S2 second surface है, इस surface का जो temperature है थीटा माइनस डेल्टा थीटा है। It means all the points lying on this surface
are at same temperature. So this surface is also isothermal surface. So every single surface which you make here inside the conductor body while at steady state, so every single cross sectional area is a isothermal surface, okay, because every point on this are at same temperature. So every single, so each of these surfaces cross sectional area are isothermal surfaces because all the points on this are at same temperature. So ये तो हो गया आपका isothermal surface. नेक्स्ट पार्ट आता है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट. व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट? तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर with distance. Rate of change of temperature with distance between two isothermal surfaces is called temperature gradient. It means एक सरफेस से दूसरे सरफेस के बीच में टेम्परेचर में कितना चेंज आता है एज पर द डिस्टेंस बिटवीन देम, उसको कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट. इट मीन्स हाउ मच टेम्परेचर इज चेंजिंग एज यू गो अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ heat flow. That is known as temperature gradient. So temperature gradient is temperature difference between the two surfaces. Say for two isothermal surfaces are these. This temperature is theta. This temperature of this is theta minus delta theta. So change in temperature is temperature. This is change in temperature. Suppose this is at distance x. This is at distance x plus delta x. So change in distance is delta x. So temperature gradient will be change in temperature, that is delta theta. It is of minus because temperature is reducing as you go along the direction of heat. So it is minus delta theta and distance change is delta x. So temperature gradient is temperature difference upon perpendicular distance between the two isothermal surfaces. So this is called temperature gradient because what it is rate of change of temperature with the distance. So this is temperature gradient. डिस्टेंस के अलोंग टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है आपके आइसोथर्मल सर्फेसेस पे, दैट इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट. नेक्स्ट आता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. सो लेट अस सी व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. सो लेट अस सपोज ये कोई कंडक्टिंग रॉड है और ये स्टेडी स्टेट में है. कैसे स्टेट में? स्टेडी स्टेट में. तो स्टेडी स्टेट का मतलब हो गया वट एवर अमाउंट ऑफ हीट यू आर गिविंग एट वन एंड इज गोइंग टू इमिट आउट फ्रॉम द लास्ट एंड. जितनी आप हीट दोगे वो हर सरफेस से पास होते हुए लास्ट पॉइंट से निकल जाएगी बिकॉज नो सरफेस इज एब्जॉर्बिंग एनी हीट. कोई भी सरफेस हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रही है. जितनी हीट इसको प्रीवियस सरफेस से मिल रही है द सेम हीट इट इज ट्रांसफरिंग टू द नेक्स्ट सरफेस. सो दिस इज एट आइसो स्टेडी कंडीशन. तो अब इट मीन्स जो यहाँ पर Q जो हीट हम दे रहे हैं वट एवर अमाउंट ऑफ हीट यू आर गिविंग इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. यानी किसी कंडक्टिंग बॉडी से कितनी हीट लिबरेट हो रही है या कितनी हीट आप उसको जो दे रहे हैं वो मीट आउट हो रही है वो डिपेंड करती है कितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा. जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही उससे ज़्यादा हीट इमिट आउट करेगी. तो Q इज प्रोपोर्शनल टू A. देन नेक्स्ट क्या चीज़ है, आप किसी कंडक्टिंग बॉडी से जो Q हीट निकलेगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि उनके एंड्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है. यदि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा लिबरेट करेगी, टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो हीट कम लिबरेट करेगी. और ये भी डिपेंड करेगा कितनी डिस्टेंस पे कितना टेम्परेचर है. इट मीन्स जो हीट है वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर ग्रेडियंट की. यानी दो सरफेसेस के बीच का जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो ज़्यादा है, यानी कम डिस्टेंस पे ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उससे जो ट्रांसफ़र होने वाली हीट है वो भी ज़्यादा होगी. इट मीन्स Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट. अब इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम मिला दें तो Q प्रोपोर्शनल टू A इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट. Q proportional to area from first equation and Q proportional to
एंड क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट। इन दोनों इक्वेशंस को मिला दिया तो क्यू प्रोपोर्शनल टू ए माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स एज वेल एज क्यू प्रोपोर्शनल टू टाइम। द मोर टाइम यू टेक द मोर हीट विल बी इमिट आउट और लिबरेटेड। जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतनी हीट ज़्यादा ट्रांसफर होगी। इट मीन्स क्यू जो हीट ट्रांसफर है वो तीन बातों पर डिपेंड कर रही है, एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, दूसरा टेम्परेचर ग्रेडियंट पर और तीसरा टाइम पर। हम तीनों को मिला दें तो क्यू प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू टी। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगा देंगे, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ गया, के आ गया। तो नाउ क्यू इज फाइनली व्हाट कम्स, द क्यू इज फाइनली इक्वल टू minus Ka delta theta upon delta x into T. So this is the formula of heat flow through the conductor whose cross sectional area is A and temperature gradient is delta theta upon delta x in time T. अब K क्या चीज़ है, K is a coefficient of thermal conductivity। अब K जो है डिपेंड करता है कि आपका जो कंडक्टर, जो आपका मटेरियल है, जो आपने कंडक्टिंग रॉड ली वो किस मटेरियल के, क्योंकि अलग अलग मटेरियल की कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। तो सेम साइज सेम टेम्परेचर डिफरेंस के यदि आप बॉडी लोगे तो उससे निकलने वाली हीट डिपेंड करेगी कंडक्टर के मटेरियल पे। एक आयरन होगा और एक कॉपर होगा तो ऑब्वियस कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उससे हीट ज़्यादा लिबरेट होगी। इट मीन्स के डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, सो दैट्स वाई इट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब यहाँ से यदि हम k की वैल्यू निकालना चाहें तो आप देखेंगे k की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे या k को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो यू कैन सी हियर फ्रॉम k q इज इक्वल टू k a डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू टी है। डेल्टा थीटा का मतलब क्या हो गया, थीटा 2 माइनस थीटा 1। डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो गया, l। और तो इसको वैल्यू पुट कर दें तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दी तो Q इज इक्वल टू के ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन एल इंटू टी आ गया। माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी अपॉन एल हो गया। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि सपोज जो रॉड ली है, कंडक्टिंग रॉड ली, उसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके एंड्स के बीच में वो 1 डिग्री सेल्सियस है। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज, और टाइम जो लिया आपने वो भी 1 सेकेंड लिया है, दिस इज 1 एंड द लेंथ इज आल्सो 1। सो क्यू किसके इक्वल हो गया, के के इक्वल हो गया। इट मीन्स फॉर ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, एंड इफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लास्ट टू एंड्स इज 1 डिग्री सेल्सियस, then the heat liberating out is exactly equal to its coefficient of conductivity। यानी coefficient of conductivity, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो गई कि किसी गिवन 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का टेम्परेचर डिफरेंस उसके एंड्स का 1 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 सेकेंड में जो हीट उससे लिबरेट हो रही होगी उसी को हम कहेंगे उसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो इस तरह से ये डिफरेंट मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी लिखी हुई है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपने फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू टी। सो के का फॉर्मूला क्या हो गया, तो के का फॉर्मूला ये हो गया, के इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब है दो सरफेस एरिया का डिफरेंस यानी लेंथ, तो Q इंटू एल, ए नीचे आ गया, डेल्टा थीटा नीचे आ गया और टी नीचे आ गया। तो इस तरह से आपका Q का फॉर्मूला बन गया, Q का फॉर्मूला बन गया, सॉरी K का फॉर्मूला बन गया, K इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन ए थीटा 2 माइनस थीटा 1। डेफिनेशन बता ही चुके हैं। अब यूनिट की बात करें तो K का यूनिट क्या होगा, Q का यूनिट हो गया किलो कैलोरी या कैलोरी, L का यूनिट हो गया मीटर, A का यूनिट क्या हो गया मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस का तो डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं और डिग्री और केल्विन भी कह सकते हैं, क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेल्टा टाइम डिफरेंस की बात करेंगे तो चाहे डिग्री सेल्सियस कहें या केल्विन कहें वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरह से आपका जो के का यूनिट आ गया, तो के का यूनिट हो गया कैलोरी मीटर पर एरिया मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस एंड सेकेंड, तो किलो कैलोरी पर मीटर पर सेकेंड डिग्री सेल्सियस आपका यूनिट हो गया।
क्यू का यूनिट जूल हो सकता है तो हम जूल भी लिख सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये एनर्जी का यूनिट हो गया, ये लेंथ का डायमेंशन हो गया, ये एरिया का डायमेंशन हो गया, ये टेम्परेचर का डायमेंशन और ये टाइम का डायमेंशन। इसको पुट किया तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला बन गया के का। अब नेक्स्ट एक और टर्म आता है आपका यहाँ पर कुछ और चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, वो क्या है उनको देख लेते हैं। वो ये है के कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। जो के यानी थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक हो सकती है। एक्चुअली किसी मेटल की तो नहीं होती है या ना किसी सब्सटेंस की होती है, ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर कंडीशन में, वो भी गैसियस में। जब हम कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम या किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर हम देखते हैं तो वहाँ पर उसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच होती है। इन जनरल केस में जो परफेक्ट इंसुलेटर है, परफेक्ट इंसुलेटर जैसे एयर हो गई या जो भी है, उसको जिसका परफेक्ट इंसुलेटर है जहाँ से हीट ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकती, उसके लिए जो के होता है वैल्यू 0 होती है। और जो परफेक्ट कंडक्टर होता है, सपोज कोई परफेक्ट कंडक्टर है तो इसकी के इन्फिनिटी होती है। क्यों? क्योंकि जो भी आप हीट इसको देंगे, क्योंकि ये परफेक्ट कंडक्टर है तो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन को दे देगा, और नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन में कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, टोटल हीट ट्रांसफ़र कर देगा। तो एक तरफ से आप हीट देते जाएंगे, दूसरी तरफ से हीट निकलती जाएगी, इसलिए टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। और जब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी इन्फिनिटी है। तो इस तरह से ये आपका के की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी को डिसाइड किया गया। नेक्स्ट एक टर्म आता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ हीट पर सेकेंड, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब हो गया हीट फ्लो पर सेकेंड। इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो H इज इक्वल टू फ्लो ऑफ हीट दैट इज dq per time that is dt. It is like current is flow of rate of flow of charge, तो I is dq by dt। इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो I इज इक्वल टू dq by dt। इसी तरह से H को हम कहते हैं हीट करंट, जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट है ऐसे ये हीट करंट है, या इसको हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी कह सकते हैं। ये हो जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो dq by dt। ठीक है, तो एक तरह से एनालॉग है आपका इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो dq by dt, यहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है तो d कैपिटल Q by dt। ये इलेक्ट्रिक करंट है और ये आपकी हीट करंट है। नेक्स्ट आता है, तो इसको यदि हम फॉर्मूले के रूप में लिखें तो सिंस H इज इक्वल टू dq by dt है और Q इज इक्वल टू, सॉरी इसको हम सही कर लें, तो इसको हम यहाँ पर Q इज इक्वल टू होता है के ए θ1 माइनस θ2 अपॉन L इंटू टी। अब यदि हम dq by dt कहेंगे तो t तो गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल के ए θ1 माइनस θ2 अपॉन L बचेगा। तो दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे इसको आगे स्टडी करेंगे, इसको आप रिवाइज करिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट टर्न तक के लिए बाय बाय।